हमारे साथ में दो तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता नेत्रियां जुड़ गई। नेहा बग्गा भारतीय जनता पार्टी से, अपराजिता पांडे कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। वैसे तो लोकतंत्र के महापर्व में बहुत उत्साह रहता जब कभी चुनाव रहता, लेकिन अब की बार के चुनाव बड़े ही अलग और विशेष परिस्थितियों में हो रहे हैं। पहले नेहा से सवाल है। नेहा, कई जगह से संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्र जो पहले से स्पॉटेड बताए जाते थे, मुरैना के या गोना के या शिवपुरी के, उन तमाम जगहों पर इस तरह की खबरें हमको मिल रही, भिंड के भी। अभी आप सुन रहे होंगे अपडेट। हर बार प्रशासन के ऊपर एक उंगली उठ रही है और बीजेपी पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। पुनीत जी, देखिए, सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र का पर्व जो है मतदान का, आज जो 28 सीटों पर वोट होने डल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि जो इस क्षेत्र के वासी हैं और अभी तक अपने घर से नहीं निकले हैं, वो घर से बाहर निकले, मतदान करें और जो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरे उस सरकार को चुने। दूसरी बात, देखिए, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर जांच करने के लिए प्रशासन जो है वो जमीन पर है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर कार्रवाई कर रहा है और अभी उन्हीं की निगरानी में मतदान की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर सभी का ध्यान भी है। पर आज आवश्यक ये है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं 15 दिन पहले, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अधिकारियों पर सवाल उठाने चालू कर दिए थे, समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट बता दिया था। आज सुबह दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आ गया, मतदान शुरू होते ही ईवीएम पर सवाल उठाने चालू कर दिए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को अब इस दौड़ में कहीं पर भी नहीं पा रही है और उनने ये तय कर लिया है, जो उनका प्रोपेगेंडा एजेंडा चलता है हर चुनाव के समय, जीत दिखती है तो मीठा मीठा गप गप ईवीएम मशीन सही हो जाती है और अगर हार पास दिखती है तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट बताने लग जाते हैं, भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं। उसी कड़ी में ये सारी चीजें भी आ रही हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद ये कई सालों बाद, कई दशकों बाद इस प्रकार की परिस्थितियां वापस दिख रही हैं। जिस प्रकार की गुंडागर्दी सामने आ रही है, गोली चलाने का मामला सामने आ रहा है, इनके एक जो प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक ट्रेंड सेट करने का काम किया है, हेमंत कटारे जिनको टिकट दिया है, उनके भाई साहब पर भी कोई कार्रवाई की है, उन्होंने चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया है। और ये हेमंत कटारे कौन है, जो चंद दिन पहले एक सभा में कहते नजर आए थे कि चाचा, मैं किसी को तेल नहीं लगाने वाला, वोट देना हो तो दे देना, वोट के लिए मैं तेल नहीं लगाऊंगा। तो एक इनके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ। चलिए, आपकी बात का मैं उत्तर भी ले लेता हूं, लेकिन ये सवाल का जवाब भी कि प्रशासन, अगर सरकार आपकी है और आरोप लग रहे हैं, तो क्या केवल ये निष्पक्ष चुनाव कराना कि ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती? एक सवाल यहां से भी होता है। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी जवाब देने के लिए अपराजिता है। अपराजिता, दोनों बातें हैं। क्या हार के डर से अब ईवीएम का मुद्दा उठाने लगे हैं बड़े नेता? दूसरी बात है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं मुरैना में या भिंड के इलाके में, जिनके बारे में पहले आशंका थी और अब आपकी शिकायतें हैं लगातार, उसका भी उत्तर दें। क्या फेयर इलेक्शन हो पाएगा ऐसे में? देखिए पुनीत जी, ये जो दौड़ की बात कर रहे हैं, हार की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी 15 महीने पहले। यहां पर जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये उपचुनाव हो क्यों रहे हैं। ये उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं, वो भी कोविड महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है, जो इस महामारी में उनको इस उपचुनाव में आना पड़ रहा है, जो फंड्स कोविड वॉरियर्स और हमारे हेल्थ डॉक्टर्स के लिए यूज हो सकते थे, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जनादेश को अस्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने और नोटों की शक्ति से एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को गिराया षड्यंत्र करके। तो यहां पर क्लियर है कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। हम जानते, आप जानते, मध्य प्रदेश का हर एक मतदाता जानता है। लॉ एंड ऑर्डर लेना इनके अपने हाथ में, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। इनकी सरकार है, इनका दायित्व बनता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। यहां पर जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का अटर एंड कंप्लीट फेलियर है जो यहां पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं यहां पे दौड़ की कि कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं। हमें तो जनादेश 15 महीने पहले ही मिल गया था। कांग्रेस सरकार को चुना था, कमलनाथ जी सरकार को चुना था। भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें करारा जवाब दे दिया कि हार के डर से ईवीएम का मुद्दा उठाने लगे बड़े नेता।
देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो यही कर सकते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दों पर जो पार्टी 15 साल फेल रही, 15 साल का कुशासन दिया, रेप कैपिटल मध्य प्रदेश बन गया, माफिया राज, भ्रष्टाचार, ई टेंडरिंग स्कैम, व्यापम घोटाला, डंपर कांड, तो वो आज आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास मतदाता को जवाब देने का तक धैर्य नहीं है। आप बताइए, जब कोविड महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, मध्य प्रदेश जूझ रहा था, तो ये बेंगलुरु में बैठे थे, रिसोर्ट ठीक है। तो अब तो खैर जनता के जवाब देने की बारी है। ये सवाल अपराजिता जी कई दफा आप भी पूछ चुकी, कांग्रेस भी पूछ चुकी, मीडिया भी पूछ चुका, जनता भी पूछ चुकी। अब तो जनता के जवाब देने की इस पर बारी है। मैं नेहा के पास वापस आऊंगा। नेहा, बार बार प्रशासन के दुरुपयोग का, संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, रोक लगाई। हालांकि माननीय कोर्ट्स के मामले, बावजूद इसके आरोप ये लगा कि पर्दे के पीछे से बीजेपी चाहती नहीं है कि फेयर इलेक्शन हो, चाहती नहीं कि फेयर तरीके से प्रचार कांग्रेस पार्टी कर पाए। अगर जीत इतनी सुनिश्चित है तो क्या ये हार का डर नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है भ्रामक जो है प्रचार करने की। सबसे पहली बात कि चुनाव अगर हो रहे हैं 28 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चुनाव किस तरीके से करवाए जाएं। ये जिम्मेदारी है भारत निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें हस्तक्षेप करेगी तो ये कहेंगे कि देखिए अपने हिसाब से ये प्रशासन को, शासन नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन का, तो जिला प्रशासन की बॉडीज का पीछे से परोक्ष नियम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पुनीत जी, इनके पेट में दर्द क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। जब फेयर इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन वहां पर बैठा है तो कोड ऑफ कंडक्ट कांग्रेस ही नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अरे भाई, 28 विधानसभा में जहां पर चुनाव चल रहे हैं उसको फेयर तरीके से करवाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 2, अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, 15 माह सरकार चलाई जिन्होंने, जिनको जो बार बार बताते नहीं थकते थे कि मेरा 40 साल का संसदीय अनुभव है, अगर वो एक महिला कैबिनेट मंत्री का नाम भूल जाते हैं जो उनके भी कैबिनेट में मंत्री रही है, उसे मंच से अपमानित करने का काम करते हैं, उसे आइटम कहते हैं और चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? आप आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें, चुनाव आयोग उसमें संज्ञान ले और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दोषी है। क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, ये बीजेपी पूछ रहे। देखिए, इनको आदत है कि हर बात का, कांग्रेस के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देने, आप सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ द डे, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ जी का साथ दिया, उस ऑर्डर पे स्टे लगाया, क्योंकि ये एक इनएलियनेबल राइट होता है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी कि वो अपना स्टार प्रचारक सुने। जो भी कमलनाथ जी ने कहा उसकी सफाई वो पूरी तरीके से दे चुके हैं। वो शब्द उस चीज के दायरे में यूज ही नहीं किया गया था। आइटम जो एक कलोकियल भाषा में, उस जगह की भाषा में, उसका मतलब यह होता है कि जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अरे ये क्या आइटम है? महिला विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, ये कांग्रेस की कौन विधवा है? अब मैं जाना नहीं चाहती हूं पास्ट में कि किस प्रकार की भाषा, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। आप जितना भी मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित कर लें, खैर भाषाई मर्यादा तो दोनों तरफ से टूटी है, ध्यान भटका लें, भाषाई मर्यादा दोनों तरफ से टूटी है, समझ चुका है कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। राजनीति में बहुत ही अलग और संतुलित भाषा का इस्तेमाल नेताओं को करना चाहिए। ये डिबेट का बहुत लंबा और पुराना विषय रहा है। मुंगावली चलते हैं, मनोज हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी, वहां से अपडेट लेते हैं। अशोकनगर का एक इंपॉर्टेंट सीट है, बताएं क्या हाल है वहां का? पुनीत जी, निश्चित है कि बहुत महत्वपूर्ण अशोकनगर की ये भी एक विधानसभा सीट है मुंगावली। 1,92,138 मतदाता हैं और पुरुषों और अगर महिलाओं के प्रतिशत कहें तो 55 और 45 का एक रेशो है। यहाँ युवा मतदाता बड़ा एक प्रभाव डाल सकते हैं। 1,05,000 मतदाता यहाँ युवा हैं, 20 से 40 वर्ष के उम्र के हैं, तो निश्चित है कि बड़ा एक बेल्ट युवा वर्ग का आज लोकतंत्र के इस महापर्व में दिखाई देगा। मतदान के प्रतिशत की मैं जहां बात करूं तो पीछे मेरे देख पा रहा हूँ बिल्कुल सूनापन,
मुगावली के लगभग हर चौक चौराहे पर, और देखो 146 नंबर के मैं मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ, बिल्कुल सूनापन सा है। लगभग 20% यहाँ मतदान 146 पोलिंग बूथ पर हुआ है। तो लगभग सुबह अगर देखें तो सर्द हवाएं थी, सर्दी का कारण भी बन रहा था, तो लगभग 2 से 5% मतदान हुआ था। अभी अगर देखें तो लगभग 1 बजने को आ रहा है, तो लगभग 20 से 22% का जो रेशो आ रहा है, ये निश्चित बहुत कम कहा जाएगा ऐसी स्थितियों में भी, लेकिन समय बढ़ते जाएगा जैसे जैसे, तो मतदाताओं में रुझान बढ़ेगा। और ये महापर्व में निश्चित है कि IBC24 भी अपील करता है कि इस महापर्व में अपनी आहुति डालना चाहिए मतदान की, और धीमे धीमे बढ़ता भी जाएगा। जहां तक कोरोना काल की समय की बात करूं मैं, तो इस मतदान केंद्र में सारी व्यवस्थाएं, एक आदर्श मतदान केंद्र है, यह सारी व्यवस्थाएं सैनिटाइजर से लेके थर्मल स्क्रीनिंग से लेके तमाम सब व्यवस्थाएं यहाँ रखी हैं। लगभग करीब ऐसी और भी जगह मतदान केंद्रों पर ही व्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं ये चीजों बिल्कुल अभाव दिख रहा है। लेकिन समय बढ़ रहा है, मतदान बढ़ेगा। और बृजेंद्र सिंह यादव जो हैं, भाजपा के उम्मीदवार जो पूर्व मंत्री रहे, तो कन्हैयाराम लोधी कांग्रेस उम्मीदवार हैं। कन्हैयाराम लोधी का जहां तक मैं कहूं तो पहला एक चुनाव है ये, हालांकि वो जिला पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। तो निश्चित है कि अब समय बढ़ेगा और मतदान के, चलिए उम्मीद करते हैं कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़े। मुंगावली से अपडेट दे रहे थे मनोज। बृजेंद्र सिंह यादव, कन्हैयाराम लोधी और वीरेंद्र शर्मा, ये 3 लोग हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, और ये भी सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में शुमार होता है। तो कितना प्रभाव किसका है ये तय कर रही है जनता, वोटिंग कर रही है। आपके इलाके में अगर वोट पड़े तो जाएं, जाकर वोट करें। हमारे साथ में बीजेपी कांग्रेस की नेत्रियां बनी रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रशासनिक लंबा तजुर्बा रखते हैं, प्रमुख सचिव रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। नमस्कार सर, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से और जिस माहौल में और जिस वजह से अब की बार मध्य प्रदेश में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये ऐतिहासिक हैं। हमने अलग अलग फेजेस में जैसे घटना घटनी शुरू हुई थी, ये राजनीतिक अस्थिरता के माहौल से लेकर अभी तक आपसे कई दफा बातचीत की। ये चुनाव बाकी के चुनाव से सारे एक्सपर्ट बहुत अलग बता रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चुनाव का आरंभ भी हुआ वो सारी संसदीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए इसका आरंभ हुआ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अभी तक कभी भी ये कोई बाई इलेक्शन नहीं है, यानी जिस विधानसभा का कोरम 10% है, अर्थात केवल 23 मेंबर का कोरम है, कोरम से भी 5 अधिक सीटों पर जिस विधानसभा के लिए बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसी कल्पना शायद कभी भी संविधान निर्माताओं ने नहीं की होगी। तो ये 24 के 28 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, और किस प्रकार से इस्तीफा दिया गया, किस प्रकार से ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया, अब जब आरंभ ही सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आज जब वोटिंग हो रही है तब भी इतनी गोलीबारी हो रही है। और मेरे को लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी जितना सुस्त, मैंने कई इलेक्शंस, कई आम निर्वाचन और बाई इलेक्शन देखे हैं, एज ए वोटर देखे हैं, एज ए नागरिक देखे हैं, और इन सबको बहुत बारीकी से देखा भी है। जितना सुस्त निर्वाचन आयोग इस इलेक्शन के दौरान दिख रहा है, आज गोली चालन हो रहा है, अभी तक न तो उनको पकड़ा गया है, यानी सबसे पहले सुमावली में हुआ सुबह, आप ही ने कवरेज किया, गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद में भिंड में हो गया, उसके बाद में मुरैना में हो गया। आखिर कैसे फ्री एंड फेयर वोटिंग हो सकती है ऐसे माहौल में? ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है। पैनल जुड़ रहा हमारे साथ में IBC24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी भी हैं। देवेंद्र जी, आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह अब की बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। श्रीश चंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मिश्रा सर, जिस तरीके से अब तक हमने इलेक्शन देखे, कवर किए हैं, देवेंद्र सर का यह कहना था इसकी पृष्ठभूमि ही सबसे अलग है, ये ऐतिहासिक है। वर्मा जी का कहना एकदम सही है, क्योंकि उनको लंबा अनुभव है, उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा को भी देखा, छत्तीसगढ़ को भी लंबे अरसे तक देखा, 20 साल करीब। तो ये हर लिहाज से एक डिफरेंट चुनाव है, और बहुत सारे विरोधाभास से भरा हुआ चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ
कांग्रेस भाजपा के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक तरह से भाजपा के अंदर विद इन दी बीजेपी भी एक जो द्वंद्व चल रहा है। जो इस्टेब्लिश नेता थे उनको अपने अस्तित्व बचाने की बात चल रही है। जिस तरह से नेताओं के आपने चेहरे देखे होंगे, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पे। और ग्वालियर भिंड जो रीजन है जिसकी 16 सीटें हैं, वहाँ पर सिंधिया की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि शिवराज जी ने तो अपनी व्यवस्था कर ली है। उनको 7 सीटों की जो आवश्यकता है उसके लिए उन्होंने बाकी जगह से इंतजाम कर लिया, चाहे मलहरा हो, चाहे आपका यहाँ पर ब्यावरा का मामला हो, चाहे आगर का मामला हो, चाहे दूसरी जगहों का मामला। जो मालवा से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, सुमित्रा देवी कासडेकर, उसके अलावा दूसरे लोगों को उन्होंने जो अपने पाले में लेके आए हैं, वो एक तरह से भाजपा के अंदर भी जो अलग अलग तरह के द्वंद्व हैं, अलग अलग लेवल पर जो चल रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कौन किस तरफ है। और उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो सिंधिया खेमे में नहीं है जीतने के लिए, जैसी कि खबरें हैं। लेकिन वहाँ पर ग्वालियर जो चंबल रेंज है, वहाँ पर जिस तरह का चुनाव चल रहा है, वहाँ पर भाजपा के बड़े नेताओं का अपना अस्तित्व बचाने की बात है, क्योंकि यदि सिंधिया वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं और सिंधिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आते हैं, तो उन सारे नेताओं के लिए अपने अस्तित्व को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव से ना सिर्फ शिवराज सिंधिया बल्कि भाजपा के कई नेताओं का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, तो उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन जितनी जगह चुनाव हो रहे हैं उसमें से अधिकतम सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस जीती हुई थी, और कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए अपना अस्तित्व, सरकार को बचाए रखना, शिवराज जी ने जैसे खुद ही बोला था कि वो एक टेम्परेरी सीएम है और वो वैलिडेशन चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर सिंधिया के अस्तित्व, शिवराज जी के अस्तित्व और कमलनाथ जी, इनके बीच मुकाबला है। लेकिन कमलनाथ जी की कमांड एकदम क्लियर है, वहाँ पर मल्टीपल कमांड नहीं है। भाजपा के साथ एक और नया प्रॉब्लम है कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, तो उनकी अपनी नई टीम है। तो जो पुरानी भाजपा है, तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह के द्वंद्व से जूझ रही है। और जहाँ तक जो सवाल टिकाऊ बिकाऊ और नैतिकता का है, वो भी भाजपा के लिए एक अपने आप को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि चुनाव में सारी चीज़ें जायज़ होती हैं और नेता इस बात का प्रयास करते हैं कि अपनी बात को जायज़ ठहराएं, दूसरे को दोषी ठहराएं, और उसी नीति पे चुनाव हो रहा है। नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा, ये चुनाव कई नेताओं के साख का, नाक का, बल्कि कुछ तो परिवारों के अस्तित्व का है। बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकार को बचाना है। यहां एक नए नेता पूरी फौज के साथ शामिल हुए हैं, उनका अस्तित्व कितना है, क्या उनका वैसा प्रभाव है जो बीजेपी में दावा किया गया कि वो इतने बड़े नेता थे, वहां उपेक्षा थी, लेकिन अब यहां भी उपेक्षाओं के आरोप लग रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं मानती आप इस उपचुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन की नीतियों के हिसाब से, अपने आचार और विचार के हिसाब से कार्य करती है, और संगठन ही चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहाँ पर आपको दिग्विजय सिंह जी का एक गुट दिखेगा, कमलनाथ जी का एक गुट दिखेगा, सज्जन सिंह वर्मा जी का एक गुट दिखेगा। यहाँ पर एक साथ होकर पूरी पार्टी चुनाव प्रक्रिया में उतरती है। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, पवैया जी हो, और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो एकजुट होकर चुनाव के प्रचार में उतरे। पर अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में आपको कौन दिखेगा? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। और एक मिनट आपको नेहा जी रोकना चाहते हैं। अब की बार जो पिछले 10 दिनों में, 10 दिन पहले तक 28 के 28 सीटें जीतने का दावा किया करते थे किसी भी पक्ष के नेताओं, अब ये कह रहे हैं कि विक्ट्री होगी और बड़ी विक्ट्री होगी। अब नंबर्स थोड़े से अलग बताने की परंपरा जो खत्म हो रही इन 10 दिनों में। देखिए, चुनाव के लिए एक माहौल बनाया जाता है और माहौल बनाने के लिए टॉल क्लेम्स किए जाते हैं। यदि टॉल क्लेम नहीं होंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे आएगा, जनता को कैसे लगेगा कि ये पक्ष जीत रहा है। तो जो लोग जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका अपना वोट स्थिर नहीं है, जो किसी पार्टी के कमिटेड वोटर नहीं है, जो फ्लोटिंग वोटर्स है, उसको कैसे प्रभावित किया जाए। और सारा खेल, सारा दारोमदार फ्लोटिंग वोटर्स पे होता है। ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां, चाहे जीतने वाली पार्टी हो चाहे हारने वाली पार्टी, कोई कभी नहीं बोलेगा कि मैं ये सीट हार रहा हूं, मैं या
मैं 27 सीट ही जीत रहा हूँ, वो तो बोलेगा मैं 28 सीटें जीत रहा हूँ। कारण ये है कि उससे एक माहौल बनता है, और जब पार्टी का बड़ा लीडर जो उसको चुनाव अभियान को लीड करता है, वो जब ऐसी बातें करता है तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है। उनको लगता है कि बड़े नेता के पास कुछ ऐसा फीडबैक है जिसके आधार पर वो चीज़ ये बोल रहे हैं, और ये इसका जनता मीडिया के माध्यम से जनता तक जो इम्पैक्ट जाता है उसको वो वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके चलते ये सारी क्लेम किए जाते हैं। लेकिन नेता इस बात को बहुत भली भांति जाते, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाता है उनको पता चल जाता है स्थिति क्या है, वो फिर वो बात करते हैं जो उनके फेवर की होती है, और जहां उनको लगता है कि इस बात को करना बहुत ज़रूरी है तो वो अपने फिर क्लेम का जो आंकड़ा है वो उसको आगे पीछे करने का खेल करते हैं, या फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जनता को ज़रूरी है वोट देना, नहीं तो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, और ये इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रदेश के हित के लिए ज़रूरी है, जनता के हित के लिए ज़रूरी है। जैसा कि शिवराज सिंह जी ने बोला मंगल जनता का होगा, बात वो लोकतंत्र की कर रहे थे, लेकिन जैसे आपके पास खबर सुबह से आ रही है कि आपको साफ दिख रहा है कि ग्वालियर चंबल रीजन में लोकतंत्र के बजाय गणतंत्र किस तरह से काम कर रहा है, वो भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए तो साहब, अगर जनता जीतना है, जिताना है, अगर अपने तरीके से किसी को आगे करना है, अगर अपने तरीके से किसी को ऊपर रखना है, ये सारे दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता ने डिसाइड अगर कर लिया है कि किसे चुनना है और किसे वास्तव में गद्दी तक पहुंचाना है, तो वो आज का दिन है, अभी इस वक्त है। आप जाएं, जाकर वोट करें। हर एक सीट, हर एक जगह से अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये पैनल हमारे साथ में जुड़ा है, चर्चा करते रहेंगे। मरवाही सीट के ऊपर भी वोट पड़ रहे हैं। मरवाही पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने लटकोनी खुर्द मतदान केंद्र पर मरवाही के विकास के लिए मतदान कर लिया, परिवार समेत वोट डालने पहुंचे, और इस दौरान IBC 24 से खास बातचीत में दावा किया कि मरवाही की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। प्राथमिकता में क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। डॉक्टर गंभीर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनवाते हैं आपको। मरवाही के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने मतदान कर लिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर गंभीर सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। डॉक्टर गंभीर जी, किस तरह से इस बार चुनाव हो रहे हैं? कई मायनों में इस बार मरवाही का चुनाव अलग है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, अलग है सच कुछ नहीं है। उपचुनाव है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जब जहाँ पर भी उपचुनाव होते हैं थोड़े से डिफरेंट रहता है, क्योंकि जितने भी सब पार्टियाँ रहती हैं उनके सारे दिग्गज बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगता है मरवाही की जनता के लिए कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। जो चुनाव जैसे सामान्य होते हैं वैसे ही हो रहे हैं। मुद्दे जो हैं वो स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी हैं, और वो उन्हीं मुद्दे पे चुनाव पे गए हैं। क्योंकि जोगी यहाँ से लंबे समय से विधायक रहे हैं, इस बार जोगी परिवार का कोई सदस्य इस बार मैदान में नहीं है, तो जोगी किस तरह से देखते हैं? जोगी फैक्टर कितना प्रभावी होगा, मुद्दा है कि नहीं होगा? नहीं है ना भाई, उनको जनता को तय करने देना चाहिए था, और जिस ढंग से उनके साथ में व्यवहार किया गया कि भाई चुनाव से ही बाहर कर दिया गया, उससे हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई, और जनता इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगी। कांग्रेसियों ने जिस ढंग से उनके साथ में व्यवहार किया वो उचित नहीं था। एक ये आरोप लगता है कि आप बाहरी हैं, कांग्रेस कहती है आप बाहरी हैं, आप कहते हैं कांग्रेस का प्रत्याशी बाहरी है, तो बाहरी और भीतरी में फिर जनता के सोच? जनता समझती है कौन ये जो चीज़ है ना बाहरी और भीतरी का, ये जनता ने खुद मतलब वो किया है। ये शगुफा शुरू में शायद कांग्रेसियों को ऐसा लगा कि ऐसा करके हम मुद्दा उठाएंगे, जो कि बहुत ही एक घटिया किस्म का मतलब वो था। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि जो व्यक्ति कहाँ पर पैदा हुआ है, बोना फाइड वहाँ का है, उसको अगर आप बाहरी कह रहे हो तो ये आपकी बहुत ही घटिया सोच को दिखाता है। यहाँ तक सवाल डॉक्टर के ध्रुव का है, यहाँ पर वो सर्विस कर रहे हैं, भीतरी बाहरी और ऐसी कोई वो नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि वहाँ पर विकास पे कौन बात कर रहा है, क्या कैसा क्या है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर गंभीर सिंह, जिनका अपना दावा है, जीत के अपने दावे हैं, लेकिन मताधिकार के बाद अब जब मतदान के परिणाम आएंगे तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर उनके दावों की कितनी सच्चाई है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 मरवाही। तो मरवाही सीट के ऊपर भी उपचुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया जारी, और अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत अभी तक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रत्याशियों का ये कहना है कि जीत उनकी होगी, और उनका ये भी कहना है कि अब की बार का जो उपचुनाव है ये डिसाइड कर देगा कि दरअसल गढ़ किसका है। हमारे साथ में डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी हैं। श्रीश जी, मरवाही के उपचुनाव को किस तरह से आप लेते हैं, क्योंकि ये गढ़ किसका है ये चुनाव डिसाइड करेगा? देखिए, गढ़ किसका है ये तो चुनाव डिसाइड करेगा, एकदम सही कहा है उन्होंने आपने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज अजीत जोगी के परिवार के प्रति जो सहानुभूति दिखा रही है। जब अजीत जोगी ने उनकी पार्टी के विधायक रामदयाल उइके को 2000 में रिजाइन कराकर
उपचुनाव कराया और उनके पार्टी की जो स्थिति करी वहाँ पर, और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई, और जैसा कि भूपेश बघेल जो सीएम है उनका कहना है कि 2003 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किस मुद्दे पर लड़ा था, तो साफ तौर पे वो मुद्दा था जाति का मुद्दा। ऐसी स्थिति में आज ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना कि कांग्रेस के लोग जोगी परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कि पिछले 20 सालों में इस राज्य में हुआ क्या है और उन चीज़ों के वो सारे जितने घटनाक्रम हैं उसके पीछे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप विकृत हुआ है उसमें किस पार्टी का या किन लोगों का योगदान है, पार्टी के अंदर के लोग या बाहर के लोग। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ये बात करना तो कहीं से लाजमी, कहीं से ठीक नहीं लगता मुझे। लेकिन जहां दूसरा सवाल है कि किसका गढ़ होगा, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर हमेशा दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी कुछ वोट जाता रहा है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हीरा सिंह मरकाम, उनके फिलहाल कुछ दिन पहले ही उनका निधन हुआ है, उससे पार्टी को एक डेंट तो उनको लगा है, जो लोग वोट काटते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जोगी की पार्टी को जो एक बड़ा वोट मिलता था वो कहाँ जाएगा। तो निश्चित रूप से जब उनका कैडर कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो वोट का डिवीजन होगा, और एक वोट उस तरफ जाएगा जहां पर रेणु जोगी, अमित जोगी और ऋचा जोगी जिस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सुर बदल गए पिछले 4-5-6 दिन से। और रमन सिंह ने भी जिस तरह की बात की कि उन लोग ने हमको सपोर्ट किया है, धर्मजीत उनके यहाँ उनके जो 4 विधायक हैं उनमें भी आपस में डिवीजन हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, दोनों के लिए एक तरह से कहा जाए ये ऐसा चुनाव है जब वो दोनों को साबित करना है कि ये एक्चुअल में कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है, चूंकि जो लास्ट चुनाव हुआ था जहां से अजीत जोगी ने रिजाइन कराया था तब भारतीय जनता पार्टी वहां जीती थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने अजीत जोगी से वाकई में लोहा लिया है, उन लोगों ने जो मेहनत की, और बाकी जो डॉक्टर गंभीर सिंह अभी लड़ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे उपयुक्त कैंडिडेट होते थे वो, लेकिन आपसी एक समझौते के तहत वो चुनाव नहीं लड़ पाते थे। और जिन लोगों ने अजीत जोगी के खिलाफ मोर्चा खोला उनको पार्टी में जिस तरह से दबाया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कैडर का नुकसान हुआ है। तो कैडर का नुकसान तो दोनों पार्टी का था। अब ये है कि अभी की स्थिति में वहाँ पर कौन अपना परचम लहराता है। डॉक्टर गंभीर सिंह की इमेज वहाँ अच्छी है, कांग्रेस ने मेहनत बहुत की है, वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के अंदर मेहनत की है, ज्योत्सना महंत ने मेहनत की है। तो और आसपास की सीटों में जो कांग्रेस का प्रभाव है, चाहे आप तानाखार की बात करें चाहे मनेंद्रगढ़ की बात करें, उसका प्रभाव इनको, उसका फायदा इनको मिलेगा। लेकिन अजीत जोगी का परिवार या जेसीसी के जो बचे लोग हैं वो किस तरफ जाते हैं या वो वोट बैंक किस तरफ जाता है, उससे चुनाव डिसाइड होगा। क्योंकि दोनों पार्टी के लिए यही स्थिति, दोनों में से कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, पूरा जेसीसीजे के रुख और उनके वोटर्स के रुख पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये मरवाई की बात कर रहे थे हम कि